So hello students, welcome to all my channel. You are watching Krishna Commerce classes with me यानी कृष्णा सर के साथ. So today we'll discuss about the chapter 4 of 11th Commerce in a BST यानी Business Studies. Chapter name Business Service. So chapter name से start करते हैं Business Service. Business यहाँ पे अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें यानी बिजनेस और सर्विस को, तो बिजनेस होता है किसी गुड्स का एक्सचेंज करना, मीन्स किसी गुड्स को सेल या परचेज करना, और सर्विस उस सेल और परचेज को स्मूथली रन, उस एक्टिविटी को स्मूथली कंप्लीट कराने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट हम यूज़ करते हैं वो सब क्या होता है, बिजनेस सर्विस. सो बिजनेस सर्विस को आप सिंपली कह सकते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू कंप्लीट और स्मूथली रन करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथली रन करने के लिए जो एडिशनल वर्क किए जाते हैं वो सारे बिजनेस सर्विस में इंक्लूड किए जाते हैं. सो बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स ऑफ सर्विस की. फीचर्स ऑफ सर्विस में अगर हम बात करें सो फर्स्ट फीचर्स आती है इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मीन्स यहाँ पे ये कि जिसे हम टच ना कर सकते हो, सर्विस को आप फील कर सकते हैं ना कि टच कर सकते हैं. सेकेंड थिंग आता है लैक ऑफ होमोजेनिटी. ये डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर टू सर्विस प्रोवाइडर कि वह डिफरेंट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सभी सर्विस एक जैसी हो. एंड थर्ड वन होता है इन्वेंट्री लॉस. इन्वेंट्री लॉस मीन्स यहाँ पे कि हम किसी सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते. जैसे कि सिंपली अगर मैं कहूँ आपको आज डॉक्टर के पास जाना था, आप सिंपली डॉक्टर के पास गए, उनको नहीं सर आज हमें बुखार नहीं है, एक हफ्ते बाद आएगा, तो उसे स्टोर नहीं कर सकते. सर्विस के लिए क्या होता है, आपको प्रेजेंट होना पड़ता है, उसको साथ साथ ही आप यूज़ कर सकते हैं, ना कि उसे स्टोर करके रख सकते हैं. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी यानी आप सर्विस का कोई ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते. मतलब ये अगर सर्विस को आप ले रहे हैं तो उसे आप किसी और को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, यानी किसी और को नहीं दे सकते. उसमें सर्विस प्रोवाइडर और जिससे सर्विस ले रहा है दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है. एंड नेक्स्ट वन आता है आपका कस्टमर पार्टिसिपेंट, यानी कस्टमर जो सर्विस लेगा उसे पार्टिसिपेंट करना पड़ेगा. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप सर्विस तो आप लेना चाहते हैं पर आप प्रेजेंट नहीं है तो सर्विस किसे दी जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है. सो कस्टमर्स को पार्टिसिपेंट करना कंपलसरी होता है. टाइप ऑफ सर्विस. टाइप्स ऑफ सर्विस की बात करें तो बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विस. बिजनेस सर्विस कौन सी होती है, देखिए बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए जो एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस यूज किया जाता है वो टर्म्स हमारी बिजनेस सर्विस में इंक्लूड की जाती है. सेकेंड थिंग्स सोशल सर्विस. सोशल सर्विस एज ए वॉलंटियर सर्विस कह सकते हो आप इजीली, कि आप अपने एग्जिस्टिंग सोसाइटी के लिए क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सारी सर्विसेज सोशल सर्विसेज होती है. एंड थर्ड वन होता है पर्सनल सर्विस. पर्सनल सर्विस डिपेंड टू पर्सन और सर्विस टू सर्विस, कि आपको किस तरह की सर्विस जरूरत है, लाइक रेस्टोरेंट सर्विस, तो इस तरह की जिस तरह की आपको सर्विस की नीड है वो आ जाती है आपकी पर्सनल सर्विस में. अब हम बात करते हैं यहीं पे टाइप्स ऑफ सर्विस. टाइप्स ऑफ सर्विस में सबसे पहली सर्विस आती है बैंकिंग. यहाँ पे बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. सो पहले की बात करें बैंकिंग यानी डिपॉजिट ऑफ कैश एक्सेप्टेड. ये क्या करते हैं बैंकिंग सर्विस में, आम जनता से पैसे को डिपॉजिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उनके डिपॉजिट को और एज ए लेंडर के तौर पे कंप्लीट करते हैं. यानी लेंडर के तौर पे आप किसी जिसको जरूरत है इन्वेस्टर को तो उसे प्रोवाइड करा देते हैं. सेकंड थिंग्स होता है इंश्योरेंस. इंश्योरेंस भी आपकी सेकंड सर्विस होती है. थर्ड आता है आपका पोस्टल एंड टेलीकॉम. पोस्टल एंड टेलीकॉम पोस्ट ऑफिस सर्विस, यानी टेलीकॉम में आपका जैसे आपका जियो है, BSNL है, एयरटेल है, ये सब क्या है टेलीकॉम कंपनीज है. जो टेलीकॉम कंपनीज हमें कम्युनिकेटिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की जो सर्विस होती है वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कराती है. वेयर हाउसिंग सर्विस किसी गुड्स को स्टोर रख करके रखना, ये सर्विस प्रोवाइड कराना है. ट्रांसपोर्टेशन किसी गुड्स से ह्यूमन बीइंग या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, सिंपली वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होती है. सो बात करते हैं सबसे पहले बैंकिंग सर्विस की. यानी बैंकिंग सर्विस क्या है. सो बैंकिंग सर्विस क्या है, बैंकिंग डिपॉजिट द मनी फ्रॉम द डिपॉजिटर या फ्रॉम द पब्लिक फॉर द लेंडर एंड इन्वेस्टमेंट. कि आप वे क्या करते हैं, पब्लिक से जो कैश होता है उसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं
और जिसकी ज़रूरत है एज ए लोन या लेंडर के तौर पे प्रोवाइड करा देता है। इसमें सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहली सर्विस जो बैंक प्रोवाइड कराते हैं वो कराते हैं अकाउंट की। तो उसमें कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं? सबसे पहले होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एक तरह से जनरल अकाउंट होता है जिसे आप कोई भी इजीली एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ ओपन कर सकता है और अपने सेविंग के अकॉर्डिंग उसमें डिपॉजिट कर सकता है। इसे एक पर्टिकुलर अमाउंट में या पर्टिकुलर परसेंटेज पे बैंक लोन देता है ताकि इंटरेस्ट देता है। दूसरा होता है करंट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट होते हैं करंट अकाउंट जिसमें ये किसी फर्म्स के बनाए जाते हैं, किसी बिजनेसमैन के। इससे क्या वो है आपका कि इस पे जैसे सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में बैंक आपको जो सर्विस प्रोवाइड कराता है लाइक आपको जैसे पासबुक देता है तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं कराता। थर्ड वन होता है रिक्योरिंग डिपॉजिट। रिक्योरिंग डिपॉजिट आपका होता है आरडी, यानी एक पर्टिकुलर डेट के बाद या पर्टिकुलर टाइम के बाद आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को पर मंथ या पर ईयर या पर 3 महीने 6 महीने में एक पर्टिकुलर अमाउंट को डिपॉजिट करते रहते हो, वो होता है आपका आरडी यानी रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट। एंड नेक्स्ट वन होता है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आपका जो होता है ये इस तरह के अकाउंट होते हैं कि आपको जो अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है वो वन टाइम करनी होती है। उसके बाद 5 ईयर या 10 ईयर बाद जो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो मनी यानी इंटरेस्ट मनी और आपका जो अमाउंट है उन सबको कंप्लीट करके आपको दे दिया जाता है। तो इस तरह के अकाउंट जो होते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं। एंड लास्ट में आता है मल्टीपल ऑप्शन। मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का एक मिला जुला अकाउंट है, यानी मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट होल्डर वो एज ए सेविंग अकाउंट की तरह भी इंजॉय कर सकता है और करंट अकाउंट की तरह भी। कुछ अदर जो सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड कराते हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? एक तरह के स्टेटमेंट या आपका चेक जो एक आप ड्रॉर किसी और के अकाउंट में सेंड करने के लिए एक ड्राफ्ट बनवा ले तो उसे वो बैंक ड्राफ्ट हो जाता है। दूसरा आता है बैंक चेक। बैंक चेक इसे ऑर्डर चेक भी कह सकते हैं। जब अकाउंट होल्डर कोई चेक साइन कर किसी सेकंड पर्सन को पे करने के लिए देता है और वो उसे बैंक में प्रेजेंट करके कैश ले सकता है। एक होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट होता है आपके अकाउंट में जितनी अमाउंट है उससे एक्सेस जब अकाउंट होल्डर विड्रॉल करता है, उससे एक्सेस जब अमाउंट विड्रॉल कर लेता है तो उस तरह की जो एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉल की जाती है वो होता है आपका ओवरड्राफ्ट। वो आपको एक पर्टिकुलर डे यानी विद इन 7 डेज बैंक की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो आप कितने दिन में पे करना है। एक होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट भी आपका ओवरड्राफ्ट की तरह वर्क करता है। इसमें क्या है कि आपको कुछ अमाउंट एक शॉर्ट टर्म के लिए दे दी जाती है जो आपको कुछ समय के लिए आपको फिर दोबारा से बैंक में डिपॉजिट करना होता है। एक होता है लोन। लोन आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों तरीके हो सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है जिसे पैसे की जरूरत है वो जाके बैंक से पैसा ले सकता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वो तीनों टर्म में आपको मिल जाएगा। उसमें क्या होता है आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना होता है। उसके बाद बात करते हैं आप टाइप्स ऑफ पेमेंट। यहाँ पे पेमेंट की बात करते हैं कितने तरीके से पेमेंट हो सकता है। सबसे पहले डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है। इसमें क्या होता है आप अपने अकाउंट में जो अमाउंट आपने डिपॉजिट की हुई है उसे एटीएम के थ्रू आप विड्रॉल कर सकते हो या अदर ट्रांजेक्शन जो शॉपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जिसमें डेबिट कार्ड यूज़ होता है। सेम आपका क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड में एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉल की फैसिलिटी दी जाती है जो कि डेबिट कार्ड में नहीं दी जाती। यहाँ पे होता है एनईएफटी। एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। बात कर रहे थे हम अभी यहाँ पे एनईएफटी। एनईएफटी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से मतलब यहाँ पे है कि जब दोनों पार्टी एक दूसरे को चेक या डीडी देने से प्रॉब्लम फेस कर रही हो, यानी एक दूसरे से मिल नहीं पाएगी या भेज नहीं पाएगी इस तरह की प्रॉब्लम, तो उसमें अकाउंट टू अकाउंट डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। इसमें आपका जो
कस्टमर या आपका जिस अकाउंट में हमें जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उसे बताने के बिना भी आप अकाउंट से आप कंप्यूटर से या नेट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आरटीजीएस भी आपकी निफ्ट की तरह वर्क करती है, यानी रियल टाइम या ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब आपको रियल टाइम मतलब जो ट्रांजेक्शन हो रही है साथ के साथ पेमेंट को फाइनलाइज करना। आपका ग्रोस सेटलमेंट होता है 1 बाय 1 स्टेप बाय कि एक के बाद एक सेटलमेंट होना। तो आरटीजीएस भी आपकी एनईएफटी की तरह वर्क करती है, बस इसमें एक कंडीशन होती है। आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट 2 लाख होती है। जब हम कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो मिनिमम 2 लाख, जबकि निफ्ट से आप मिनिमम अमाउंट कुछ भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि आपका बैंकिंग की एक सर्विस है जिससे आप अपने अकाउंट से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह से अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर सकते हो। ई कैश और डिजिटल कैश। ई कैश यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश, तो जो भी हम इंटरनेट के थ्रू कैश पेमेंट या किसी तरह का यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पेटीएम, गूगल पे, भीम, यूपीआई, ये सारे क्या हैं, ई कैश या डिजिटल कैश के ही एग्जांपल हैं। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सेकंड सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस की अगर हम बात करें, इंश्योरेंस सर्विस सेकंड जो होता है इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस क्या होती है, जहाँ इंश्योर और इंश्योर्ड पर्सन फॉर लॉस कवर करने के लिए एक दूसरे के, जैसे इंश्योरर होता है उससे पॉलिसी सेंड करता है कि आप इतने अमाउंट को ले लीजिए हमसे और हम आपके लॉस को रिकवर कराएंगे। तो उस तरह की सर्विस आपकी इंश्योरेंस सर्विस होती है। इसमें जो टर्म यूज़ होती है सबसे पहले होता है इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर वो कंपनी हो सकती है, वो पर्सन हो सकता है जो इंश्योरेंस कर रहा है। इंश्योर्ड होता है जिसका इंश्योरेंस हो रहा है। एंड यहाँ पे थर्ड होता है हैपनिंग इवेंट, कि इंश्योर में हैपनिंग इवेंट होती है। ध्यान रखना है वाली बात ये कि आपका लॉस तब कवर होगा अगर कोई ऐसी हैपनिंग इवेंट क्रिएट हो जाए। एंड प्रीमियम, यानी उस पॉलिसी में जो भी अमाउंट एक इंश्योर्ड पर्सन इंश्योरर कंपनी को पे करता है उस अमाउंट को हम प्रीमियम बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, यहाँ पे कुछ उसके प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के। वो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, यानी इंश्योर्ड पर्सन का एक इस तरह का फेथ अपना ट्रस्ट होना चाहिए किस पे, इंश्योरर कंपनी पे, कि हाँ इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेटली कोई लॉस हो जाता है तो उससे रिकवर कर सकते हैं, यानी आपकी कंपनी आपको उसका रेम्युनरेशन पे करेगी। थर्ड वन होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, ज़बरदस्ती आप किसी का इंश्योरेंस नहीं करना है। थर्ड वन होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी से मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि हम कोई भी इंश्योरेंस जब पॉलिसी लेते हैं तो उसका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। वो होता है आपका अगर इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट कोई नॉन हैपनिंग इवेंट हो जाती है, ये ऐसी कोई इवेंट हो जाती है जिसकी वजह से इंश्योर्ड पर्सन को लॉस हो जाए, उस लॉस को यानी फाइनेंशियली रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, ना कि उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन से मतलब यहाँ पे इतना है कि जो एक पर्टिकुलर जो प्रीमियम की अमाउंट है, प्रीमियम की, यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन वाला कंडीशन है, एक आदमी एक से ज़्यादा पॉलिसी ले सकता है, पर उसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो सबसे उसी रेशो में अमाउंट को रिसीव करेगा, यानी कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा पॉलिसी ले सकता है। एंड थर्ड वन आता है आपका नेक्स्ट वन प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन यहाँ पे इस कंडीशन में होता है कि जब आपका लॉस रिकवर हो गया है तो जो ऑनरशिप है उस गुड्स की वो किसके पास ट्रांसफर हो जाती है, इंश्योरर कंपनी के। यानी इन केस ऑफ सपोज दैट सिंपल आप अपने बाइक का इंश्योरेंस कराया, एक्सीडेंट हो गई बाइक, वो डैमेज हो गई पूरी तरह से, इंश्योरेंस कंपनी ने उसका पूरा पैसा आपको दे दिया। उस कंडीशन में जो डैमेज बाइक है वो आपको किसे ट्रांसफर हैंड ओवर करनी होगी, इंश्योरेंस कंपनी को, जिसने उसका इंश्योरेंस यानी आपको उसका डैमेज रिकवर करके दिया है। तो वहाँ पे आपका जो ऑनरशिप है उस गुड्स की वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाती है। एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉज़ा प्रोक्सिमा, कि आपको ऐसा नहीं है सिर्फ इंश्योरेंस कराया तो उसे पूरी तरह से आप डैमेज कर दीजिए, या उसे आपको केयर रीजनेबल होना चाहिए, एक कॉजेज होना चाहिए आपके पास,
कि डैमेज हुआ है तो क्यों हुआ है। आपको इस तरह से अपने गुड्स को केयर करना है कि वो ठीक रहे। अनफॉर्चुनेट किसी भी रीज़न से अगर वो डैमेज हो भी जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब इंश्योरेंस कंपनी आपको रिकवर, आपका पेमेंट है वो करेगी। अदरवाइज उसमें ऐसा कारण रहा जिसमें आपकी गलती है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कंपेंसेशन नहीं देती है। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस में प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस यानी इंश्योर्ड पर्सन हैव टू केयर अकॉर्डिंग टू आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है। यानी सिंपली बात कहूँ तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया, यानी आपको जो इंश्योरेंस कराता था आपने, उसमें जो आपको एग्रीमेंट दिया गया उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही आप उसमें डैमेज को कंपेंसेट रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ से अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वहाँ पे डैमेज, तो उस कंडीशन में वो डैमेज रिकवर नहीं होगा। सो नाउ बात करते हैं हम इंश्योरेंस एश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस एश्योरेंस बेसिकली दोनों टर्म सेम यूज होती है, बट ये दोनों में सिनोनिम डिफरेंस आता है। क्या है एश्योरेंस और इंश्योरेंस? एश्योरेंस नॉर्मली हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट में इंश्योर्ड, जो इंश्योर कंपनी होती है वो बॉन्ड होती है कि उसे पे करना ही करना है। बट इंश्योरेंस में क्या होता है, वो रेयर केस होते हैं कि जब वो घटना इवेंट या कंप्लीट होगी तो ही पॉसिबल है कि इंश्योर कंपनी उसे कंपेंसेशन दे। तो यहाँ पे बेसिक ये डिफरेंस आता है कि एश्योरेंस नॉर्मली जो हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं इस तरह का, जिसमें हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों इवेंट की कंडीशन आ जाती है, पर कंपनी बॉन्ड होती है उसे लो फाइनेंशियली लॉस को रिकवर कंपेंसेट करने के लिए। इंश्योरेंस क्या है बेसिकली, जैसे हम मोटर बाइक, गाड़ी, इस तरह कार्गो, सामान, किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराते हैं तो नॉर्मली वो इंश्योरेंस में आता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा होता है एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस हमारा दो तरह का होता है। एक तो होता है होल लाइफ के लिए, यानी जो इंश्योर्ड पर्सन है वो पॉलिसी लेता है और प्रीमियम पे करता है, बट वो पूरी लाइफ के लिए लेता है, यानी उसकी लाइफ जब तक है तब तक वो उसे मिल जाएगा। एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है, आफ्टर डेथ, यानी यहाँ पे होल लाइफ में आपको पूरा पैसा रिकवर हो सकता है आपके जीते जीते रहते हैं, और इसमें एक पर्सन के डेथ होने के बाद वो उसकी फैमिली या रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाता है। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस होता है कि किसी भी तरह का डर, इस तरह से आग लगने का डर हो, किसी गुड्स रखा हुआ हो, तो उस तरह के रूम ऐसे गुड्स के लिए हम फायर इंश्योरेंस करा लेते हैं। फायर इंश्योरेंस में कितने तरीके होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस में स्पेसिफिक पॉलिसी होती है जो सो यहाँ पे भी मैंने बात की होल लाइफ इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस में जो कंपेंसेशन मिलता है आफ्टर डेथ मिलता है, जबकि एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी में एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद में आपको पूरी अमाउंट रिकवर मिल जाती है। उसके बाद आता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस मैंने भी बताया आपको कि आग लगने के डर से कि डैमेज ना हो जाए, फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए, तो इस तरह से हम किसी गुड्स का इंश्योरेंस करा देते हैं, तो फायर इंश्योरेंस में आता है। इसमें काइंड्स की बात करें, स्पेसिफिक पॉलिसी, यानी आप एक स्पेसिफिक पॉलिसी हो सकती है कि कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि वो कितने अमाउंट या कितने प्रीमियम पे किसी पॉलिसी को सेल कर रही है। डबल इंश्योरेंस होता है कि आप सपोज दैट कहीं से गुड्स मंगा रहे हैं, उन्होंने इस तरह गाड़ी में डैमेज यानी इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट होना है, किसी भी तरह का खतरा है, तो क्या होता है आपने इंश्योरेंस करा लिया उसका गुड्स का, और जो गुड्स सेंड कर रहा है उसने भी इंश्योरेंस कर लिया, तो आप डबल इंश्योरेंस करा सकते हैं। एंड थर्ड री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस भी होता है, एक बार इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप पॉलिसी को कंप्लीट होने से पहले दोबारा से आप पॉलिसी ले सकते हैं, वो आपका री इंश्योरेंस या रिन्यूअल एक तरह से रिन्यूअल इंश्योरेंस हो जाता है। उसके बाद आता है आपका मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस की बात करें, जैसे वाटर शिप होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनका जो इंश्योरेंस होता है उन्हें हम बोलते हैं मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस में 3 तरह के इंश्योरेंस काम करते हैं। सबसे पहले होता है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस यानी उस शिप में जितना भी गुड्स या स्टॉक रखा हुआ है
उसका इंश्योरेंस, वो होता है आपका कार्गो इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस होता है कंप्लीट मैकेनिकल टूल्स इंक्लूडेड करते हुए जितना भी सारा हमारा शिप का बॉडी तक का पार्ट होगा वो सारा उसका कंप्लीट इंश्योरेंस, एक तरह से बोल सकते हैं कंप्लीट इंश्योरेंस। तो वो आता है आपका हल इंश्योरेंस जिसमें जहाज का होगा। यहाँ ध्यान रखते हैं कार्गो में अलग हो जाता है, नहीं सिर्फ गुड्स का होगा, जबकि हल इंश्योरेंस सिर्फ शिप के लिए यूज होता है। एंड उसके बाद आता है फ्राइट इंश्योरेंस। फ्राइट इंश्योरेंस होता है कि किराए के लिए रिकवरेंस, आपने कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया, बेसिकली जहाज पहुंचे किराया रिकवर ना हुआ, तो इस तरह के रिकवर कहाँ से हो सकता है, वो इंश्योरेंस कंपनी से। उसके बाद आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली हम अपनी हेल्थ के लिए जो मेडिकल पॉलिसीज लेते हैं वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में आ जाती हैं। इसमें आपका 5 टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। 5 टाइप में सबसे पहले होती है बेसिक मेडिकल एक्सपेंस। बेसिक मेडिकल एक्सपेंस इसमें हम इंक्लूड करते हैं कि जैसे जनरली छोटी मोटी बीमारी के लिए हमने कोई पॉलिसी ले ली कि इन केस ऑफ हैपनिंग, इस केस में कि जैसे फीवर आ जाए कि इस तरह के केस में, तो जिसमें छोटे मोटे खर्चे हो, सिर्फ डॉक्टर आपके जो मेडिसिन खर्चे वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मेजर मेडिकल एक्सपेंस। इस मेजर मेडिकल एक्सपेंस पॉलिसी में क्या करते हैं, जैसे रेंडमली कोई नेचुरली इफेक्ट हो जाए, डिजास्टर हो जाए अचानक से और उसमें लॉस हो जाए, तो उसमें मेडिकल जो आपका मेजर मेडिकल एक्सपेंस पॉलिसी वर्क करती है। एंड लास्ट नेक्स्ट वन होता है आपका लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन जैसे एक एज में आने के बाद ह्यूमन बीइंग वीकनेस फील करने लगता है, तो इस एज में क्या होता है, उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए कभी कभी हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। तो पूरे हॉस्पिटल का जो खर्च है वो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस वाली पॉलिसी में रिकवर किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट वन होता है मेडिकल सप्लीमेंट। मेडिकल सप्लीमेंट में आपका जो आपका बेसिक मेडिसिन वगैरह है उनका खर्च रिकवर किया जा सकता है। एंड लास्ट वन होता है आपका डिसेबिलिटी ऑफ इनकम। डिसेबिलिटी इनकम, डिसेबिलिटी इनकम से यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो आ जाता है, एक तरह से कह सकते हैं कि अगर किसी इवेंट के होने से हमारा जो इंश्योर्ड पर्सन है वो डिसेबल हो जाए, यानी वो कमाने लायक ना रहे। इन केस ऑफ भाई कोई भी पर्सन था, उसने सपोज मैं सिंपल से आपको बात कहूँ, ए अगर एक पर्सन था और इन केस ऑफ इसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए या इसके हाथ टूट जाए या कट जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो कमा नहीं पाएगा। तो उस तरह के उसकी इनकम को रिकवर करने के लिए डिसेबिलिटी इनकम दी जाती है जो कि इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। सो यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।